नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जयपुर दूरदर्शन के बेहद खास कार्यक्रम विशेष में। आज हम चर्चा करेंगे सूचना का अधिकार कानून 2005 आरटीआई एक्ट 2005 पर। आखिर ये कानून कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना और इसके लिए किन लोगों ने अपना योगदान दिया। हमें जानते हैं कि दुनिया में स्वीडन पहला देश था जिसने आरटीआई कानून को बनाकर लागू किया गया। हमें मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आवाम को ताकत देने के लिए, ताकि आवाम को हर उस स्थिति का पता चल सके कि शासन व प्रशासन में क्या चल रहा है। जब इस देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी तब 1923 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना, जिसके तहत सरकारी कागज़ इतने गोपनीय रखे जाते थे ताकि उसकी नज़र जनता तक नहीं जाए, जनता उस कागज़ को देख नहीं पाए कि आखिर इन दस्तावेज़ों में क्या है। उनको छिपा कर रखा जाता था, जनता की नज़र उस पर न जाए इसका विशेष ख्याल रखा जाता था। लेकिन बाद में वक्त बदला और ये मांग होने लगी कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सरकारी दस्तावेज है, उसकी पहुंच आम व्यक्ति तक होनी चाहिए। आम व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उन कागज़ों में क्या लिखा है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम राजस्थान में बैठे हैं और सूचना के अधिकार कानून का आगाज़ भी राजस्थान की इस पवित्र भूमि से हुआ और आगे चलकर ये कानून की शक्ल में हमारे सामने आया। आज जब लोकतंत्र में जवाबदेहिता एक प्रमुख तत्व होती है, उसको सरकारों ने अपनाया है। और जो खास बात है कि जो सूचना संसद सदस्य व विधायक सरकार से लेते हैं, ठीक वही सूचना आम व्यक्ति भी 10 रुपये की फीस जमा कराकर एक सादा कागज़ पर सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। वो ये जान सकता है कि उसके घर के आगे जो सड़क बनी है उसमें कितनी लागत आई है। वो ये पता कर सकता है कि उसके बेटे के स्कूल में आखिर टीचर क्यों नहीं आते हैं। वो ये भी जान सकता है कि जो हॉस्पिटल बना है, इस हॉस्पिटल में कितनी लागत आई है और डॉक्टर और नर्सेज आखिर यहाँ क्यों नहीं आते हैं या कब कब आते हैं। इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी। आप आरटीआई एक्सपर्ट हैं और आपने एक विशेषज्ञ के रूप में आरटीआई को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए हैं। आप लेखन, शोध व अनुसंधान कार्य से जुड़े हैं और आप में विशेष प्रतिभा रही है कि आरटीआई का महत्व ना सिर्फ चंद लोगों तक पहुँचे, बल्कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी इसका उपयोग करके अपने आप को शक्तिशाली बना सके। यही इस देश की गणतंत्र और लोकतंत्र का उद्देश्य रहा है कि आम व्यक्ति के पास ताकत हो, आम व्यक्ति सरकार की जवाबदेहिता पर नज़र रख सके। आज हम हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। सिंह साहब, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। धन्यवाद। सिंह साहब, हम जानना चाहते हैं कि जो सूचना का अधिकार कानून आया, ये कब आया, किस तरह आया और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे संविधान ने जो है, ये जो हमारी सरकारें बनती हैं उसके अंदर एक विशेष एक चर्चा इसमें रहती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जनता की भागीदारी सरकार में कैसे हो, इसके लिए उनके पास जानकारी होना जरूरी है जो सरकारें कर रही हैं जी। क्योंकि सरकार जो बनाई जाती है, यहाँ पे कानून जो सरकार लागू करती है, वो उसका उद्देश्य होता है जनता की भलाई। तो जनता की भागीदारी जब तक उसमें नहीं होगी तब तक वो जनता की भलाई वो नहीं हो सकती, जो हमारे संविधान ने कहा है जी। इसलिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस कानून का लाया जाना जरूरी था जी। ये कानून जो है
2005 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा साइन करने के बाद में ये लागू हुआ जी। लेकिन पूरी तरह से ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया। जी जी। अब इसके आने के लिए भी इसके पीछे कई, वो आपने जैसे बताया, वो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो राजस्थान का एक ऐसा एनजीओ था जो इसके बारे में, लोगों की भलाई के बारे में कार्य करता था। उसका मानना था, इस स्लोगन दे रखा था उसने, हमारा पैसा हमारा हिसाब। भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो काम करते हैं उसके बारे में जनता को, पंचायतों को, इन सबको पता होना चाहिए कि उस गांव में क्या कार्य अलॉट किया गया और कितना कार्य किया गया। जी। कभी कभी कागजों के ऊपर ही सड़कें बन जाती थी और जनता को पता नहीं चलता था। जनता ये सोचती थी कि ये सड़क हमारी बननी है, लेकिन अभी तक बनी नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था और हमारे उस समय जो लेट चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह जी शेखावत जी। उन्होंने जो है 1995 में ये अनाउंस किया, जो ये इस कानून की आगाज़ था कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से कागज़ लेना चाहता है, उसके गांव में क्या किया गया है, उसके गांव में क्या प्रकृति के कार्य होने हैं, क्या मनी अलॉटमेंट हुई और क्या पैसा लगाया गया, ये सारी चीज़ें वो कुछ पैसे देके वहाँ से पता कर सकता है। जी जी। उसके बाद में कई एनजीओ, जिसमें एक एनजीओ परिवर्तन भी था, जो अब आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये चलाया गया था, जिसने 2008 में दिल्ली के अंदर एक फेक राशन कार्ड जो स्कैम था उसको उजागर किया। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कई स्कैम्स जो थे, बड़े बड़े कई हजारों करोड़ों के कई स्कैम्स उजागर किए गए। जी। तो इस कानून की सबसे पहला इसका उद्देश्य था पारदर्शिता और जवाबदेही। जी। ये दोनों चीज़ें जो हैं, जब तक जनता के सामने नहीं आएंगी, जब तक जनता की भागीदारी सत्ता में नहीं हो सकती। डॉक्टर सिंह साहब, जैसा आपने बताया कि इससे आम व्यक्ति पता कर सकता है कि सड़क कागज में बनी है या जमीन पर बनी है, तो क्या आपको लगता है कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है? क्या आपको एहसास होता है कि जो लोग भ्रष्टाचार करके पहले बच जाते थे, अब वो शिकंजे में फंस जाते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस कानून के आने के बाद में अगर इस कानून को सही तरीके से लागू, आदमी जानता है इसको कैसे इसका इस्तेमाल करना है जी। अगर आदमी सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो ना केवल अपना कार्य करा सकता है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा सकता है। जी। जैसे आप माने, हमारे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें बिजली बोर्ड हुआ जी। जिसमें नगर निगम हुआ जी। जिनके अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। आदमी जाता था, उसकी एप्लीकेशन का क्या हुआ उसको कोई जवाब नहीं मिलता था। जी। वो एप्लीकेशन कहाँ दे के जाता था, ये उस आदमी के पास दे जाओ, अगले आदमी के पास कब पहुंचेगी इसका भी उसको कोई पता नहीं होता। अब इस कानून को लागू करने के बाद में हर एक जगह पर एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। जी। जैसे ही व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन देगा उसे एक नंबर दे दिया जाएगा जी। और वो उस नंबर से उस डिपार्टमेंट में ट्रैकिंग सिस्टम में डाल सकता है कि उसकी एप्लीकेशन अब कहाँ है। जी। जी। तो जो एप्लीकेशन सालों साल लग जाते थे उसको एग्जीक्यूट कराने में, अब वो उसका एक टाइम लिमिट बांध दिया है, 2 दिन से ज़्यादा एप्लीकेशन को कोई नहीं रखेगा। जी। तो उसके काम में अगर उसने कोई बिजली के लिए आवेदन किया है, कनेक्शन लगाने के लिए, या उसने पट्टे के लिए आवेदन किया है, तो वो चीज़ें वो बड़ी सरलता से बिना कुछ पैसे दिए हुए वो आगे इसमें मूवमेंट ला सकता है। और अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत भी वो वहाँ कर सकता है। सिंह साहब, इसको अपन कैसे, आम व्यक्ति कैसे अप्लाई कर सकता है? वो क्या करे ताकि उसको सूचना मिल जाए? जैसे शहर में तो एक लोक सूचना अधिकारी बैठता है, हाँ जी, बोर्डों पे लिखा रहता है, लेकिन जो गांव का आदमी है, जो पंचायत में रहता है, हाँ जी, उसके लिए बताइए कि वो प्रथम अपील, द्वितीय अपील और प्रार्थना पत्र कैसे लिखे और क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है? देखो, इसमें इसलिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं बनाया गया, बस सिंपल जो जानकारी होती है, जैसे व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका एड्रेस जी, और उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी आजकल हर कोई व्यक्ति रखता है, तो ईमेल आईडी और जो सूचना उसे चाहिए वो सूचना, और जो फीस इसमें बहुत ही नॉमिनल 10 रुपये की फीस मुकर्रर कर रखी है, वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, या अगर वहाँ कोई रसीद कटती है तो कैश के माध्यम से, या ऑनलाइन का जो माध्यम है उससे वो फीस जमा करा के 10 रुपये की। और जो भी उसे सूचना चाहिए, पंचायत में समिति के अंदर सचिव जो होता है वो उसका लोक सूचना अधिकारी माना गया है, तो इस तरीके से वो बड़े आराम से
वो सूचना प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी है जी। एक तो क्या होता है कि सूचना के संबंध में कारण जो है हम ना पूछ सकते हैं और ना ही वो जो सूचना अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी, वो हमें कारण बताएगा। जो दस्तावेज हैं, जो भी मटेरियल है, उसकी फोटोकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो हमें देगा। लेकिन आप अगर कारण पूछेंगे तो वो कारण नहीं बताएगा, या प्रश्नवाचक सूचना पूछेंगे तो प्रश्नवाचक सूचना नहीं बताएगा। जी जी। क्योंकि सूचना जो अवेलेबल है उसी को ही दिया जाना है। तो इसलिए ये एक आम आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि कारण संबंधी और प्रश्नवाचक ऐसे क्वेश्चन वहाँ नहीं लिख के भेजे, सामान्य रूप से उसे जो सूचना चाहिए उसके बारे में वो पूछे। तीसरा, व्यक्ति अपनी सूचना के बजाय अगर दूसरे की सूचना मांगता है तो वो सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल इस कानून को इसलिए बनाया गया है कि व्यक्ति को जो कठिनाइयाँ सरकारी डिपार्टमेंट्स में या उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में आती थी, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए और व्यक्ति की भागीदारी सरकार में कैसे हो। तो इसलिए अगर वो तीसरे व्यक्ति की सूचना मांग के और लेग पुलिंग करना चाहेगा या किसी को तंग करना चाहेगा, वो सूचना भी उसे नहीं। अच्छा। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि उसने सचिव के यहाँ अर्जी लगाई, दरख्वास्त दी कि मुझे सूचना चाहिए। हाँ जी। सचिव ने उपलब्ध नहीं कराई, 30 दिन गुजर गए, ऐसी स्थिति में क्या करे? सेक्शन 19 के अंदर इसके अंदर टोटल इस सूचना के अधिकार में 31 सेक्शन है, 31 सेक्शंस हैं जी। और उसमें जो 19 नंबर का 19 नंबर का सेक्शन है, उसके अंदर हम पहले प्रथम अपील कर सकते हैं। अगर 30 दिन में सूचना नहीं मिलती है जी जी, तो प्रथम अपीली अधिकारी उसी विभाग का ही होता है, सीनियर अफसर। उसके पास में वो अपील जो है 30 से 45 दिनों के बीच में लगा सकता है। ठीक है। पहली अपील। अगर फर्स्ट अपील में भी उसे सूचना नहीं मिले जी, तो फिर राज्य सूचना आयोग जो है वहां पर वो 90 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन से 90 दिन के अंदर अंदर उस सेकंड अपील जो है वहां पर लगा सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, प्रथम अपील में भी उसे जो अपनी एप्लीकेशन है उसकी कॉपी लगानी है, कोई फीस नहीं लगती। अच्छा। और सेकंड अपील में भी उसने अपनी प्रथम अपील और उसकी कॉपी लगानी है, उसमें भी कोई फीस नहीं लगती, कोई फीस नहीं लगती। जी जी। हाँ। अब जैसे कि बताया जाता है कि आपने सूचना के लिए आवेदन किया और कुछ दस्तावेज हैं, दस्तावेजों की संख्या 100 है, तो उसका कितना पैसा लगेगा? और इसके बाद अपन प्रथम अपील करते हैं तो उसमें क्या वो सूचनाएं, जो दस्तावेज हमें निःशुल्क मिलेंगे या उनको भी पे करना पड़ेगा? थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। हाँ, अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर सूचना वो प्रदान करते हैं तो फोटो कॉपी जो है जी, वो 2 रुपये पर पेज के हिसाब से जी जी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सीडी जो है वो 50 रुपये की सीडी जो है उसे देते हैं जी। हाँ, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी और कोई जवाब नहीं दिया, अगर सूचना के संबंध में कोई जवाब दे दिया कि भाई हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं और आपको समय में दे देंगे, कुछ समय में दे देंगे जी, तो जवाब भी जो है वो माना जाता है, ठीक, और जी। आपको निःशुल्क नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर ना तो कोई जवाब आता है ना सूचना आती है, तो 30 दिन के बाद में जो भी सूचना है वो निःशुल्क देनी पड़ेगी। ये अपने जो बीपीएल भाई बहन होते हैं तो इनके लिए क्या प्रावधान है? जब ये आवेदन करें तो बताया जाता है कि इनको निःशुल्क आवेदन करने की रहता है, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में हमारे बीपीएल भाई बहन रहते हैं, तो उनके किस प्रकार करें, उनका क्या प्रोसेस है, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। हाँ, उसमें बीपीएल जो धारक हैं उनको ये 10 रुपये की फीस है, ये माफ़ होती है। ठीक है, पहली फीस जो 10 रुपये। दूसरी बात, लेकिन अगर वो कोई सूचना से संबंधित कोई दस्तावेज मांगते हैं, उसकी फोटोकॉपी आती है तो उसके पैसे उन्हें देने पड़ते हैं, वो निःशुल्क नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ये देखा गया था शुरू के अंदर, ऐसा कई बार कमीशन के सामने, आयोगों के सामने भी आया कि लोगों ने उनके माध्यम से जो है सूचनाएं मंगानी शुरू कर दी, क्योंकि वो बीपीएल धारकों को पैसे नहीं लगते थे, निःशुल्क मिल रही है। इसलिए फिर कमीशन ने अपने कई निर्णय दिए, उसमें निर्णय दिया कि इन्हें जो कॉपी दी जाएगी उसके पैसे इन्हें देने पड़ेंगे। एक कई बार ये देखा गया है कि अपन सूचना मांगते हैं लेकिन सूचना मिल नहीं पाती। बताया जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के रिसर्च वर्क का आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाएगा, तो वो कौन सी सूचनाएं हैं जो प्रतिबंधित हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? जरा उन पर भी आपका एक
दृष्टिकोण हाँ अभिमत जी, क्या हाँ जी, है? हाँ जी। उसमें ऐसा है कि सेक्शन 8 जो है, 8(1) ये इस संबंध के अंदर ये हमें जानकारी देता है। 8(1)A जो है, जैसे देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी सूचना है, जैसे हम कहीं से भी हथियार लेते हैं, कोई डीलिंग होती है, तो ऐसी सूचनाएं जो हैं, जब तक वो डील पूरी ना हो जाए, जब तक ये नहीं है कि हमें वो सूचना नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक वो डील पूरी ना हो जाए, पूरा जो कंसाइनमेंट है हमारे पास आ ना जाए और डील पूरी होकर ख़त्म हो जाए, तो वो सूचना जो है वो सूचना अधिकारी बता सकता है। लेकिन जब तक डील पूरी नहीं होती, वो देश की सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं वो नहीं प्रदान की जाती। ऐसे ही न्यायालय से संबंधित 8(1)B के अंदर, अगर न्यायालय के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो वो सूचना नहीं प्रदान की जाती। ऐसे तीसरा, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एक्ट है या स्टेट लेजिस्लेचर किसी एक्ट बिल के ऊपर डिस्कस कर रहा है, वो एक्ट कैसे बनना है, तो जब तक वो फाइनल कोई चीज़ नहीं हो जाती, उसका फाइनल रूप नहीं हो जाता, जब तक वो सूचना नहीं प्रदान की जाती। ऐसे ही 8(1)D में जो है, कमर्शियल सीक्रेट, जैसे कोई पेटेंट किसी ने अपनी बनाई कोई, तो उसका फॉर्मूला अगर कोई मानता है तो वो कमर्शियल सीक्रेट में आता है। ऐसे ही वैश्वासिक संबंध, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, जैसे एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में होता है, डॉक्टर और पेशेंट के रूप में होता है, एग्जामिनर और वो जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके बीच में होता है। तो कंडक्टिंग बॉडी अपने एग्जामिनर की सूचना नहीं देती, ऐसे ही एडवोकेट जो है अपने क्लाइंट की सूचना नहीं देता, जी। ऐसे ही डॉक्टर जो है अपने पेशेंट के बारे में कोई सूचना नहीं देता। ये सूचना जो है वो इस 8(1)E के अंदर। ऐसे ही आगे चलकर 8(1)G में जो है, फिजिकल सेफ्टी, अगर मान लो किसी को किसी जान से सुरक्षा, फिजिकल सेफ्टी से कोई रिलेटेड मैटर है, तो उसकी सूचना वो नहीं देगा। ऐसे अगर मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, वो सूचना नहीं दी जाएगी। फिर ऐसे ही एक पर्सनल, गिरीश रामचंद्र देश पांडे जो है, एक केस था वर्सेस CIC एंड अदर्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन है 8(1)J में, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जब तक कि PIO को या लोक सूचना अधिकारी को ये नहीं लगता कि ये व्यापक हित में बतानी, जनहित में बतानी जरूरी है, जब तक वो उसे उजागर नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की पर्सनल सूचना है, भले उसकी इनकम से रिलेटेड हो, भले उसकी सर्विस से रिलेटेड हो, भले उसकी पर्सनल जानकारी से रिलेटेड सूचना जो है वो नहीं दी जाएगी। ऐसी सेक्शन 11 में जो है, अगर आप तीसरे व्यक्ति की सूचना मांगते हैं, जी, उसकी कंसेंट के बिना वो सूचना नहीं दी जा सकती। तो सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू होने के बाद क्या जो आम आदमी है उसका महत्व बढ़ा है? क्या जो डेमोक्रेसी का जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो सपना क्या हकीकत का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि इस कानून के माध्यम से हर व्यक्ति के पास ताकत है, वो सत्ता में भागीदारी कर सकता है और शासन की जवाबदेहीता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता इसमें दिखाई पड़ती है। तो इसमें आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि किस प्रकार ये परिवर्तन का जो आगाज हुआ, इसका फलीभूत कैसा दिखाई पड़ रहा है? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इस कानून के 2 उद्देश्य थे, पारदर्शिता और जवाबदेही। इस कानून के अंदर जो पारदर्शिता है, मैंने आपको बताया कि पहले कोई भी व्यक्ति अपनी बिजली बोर्ड में, नगर निगम में या PSD के अंदर, वाटर वर्क से, इन्हीं जगहों पे ज़्यादा व्यक्ति के काम पड़ते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में ले लो, या किसी और ऐसे डिपार्टमेंट में जो पब्लिक से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो वहाँ अगर ऐसा कोई भी काम होता था तो किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन अब जो ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है हर जगह, वो इसी कानून का जो प्रभाव है, जिसके कारण ये हर जगह ये ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ किया गया है। हर व्यक्ति अपने घर बैठा हुआ अपने एप्लीकेशन के बारे में जान सकता है कि ये मेरी एप्लीकेशन अब किस मोड पे है, किस व्यक्ति के पास है और कितने दिन में ये फाइनलाइज हो जाएगी। फिर जवाबदेही, जो इसमें दिन मुकर्रर कर रखे हैं इस कानून के अंदर भी, आप अगर कोई सूचना मांगेंगे तो 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये उसी जवाबदेही का नतीजा है कि आपको बांध दिया कि 30 दिन में आपको सूचना देनी है। अगर 30 दिन में नहीं दोगे तो आपको इसमें फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, सेकंड अपील में जा सकते हैं, और आयोग आपके ऊपर
250 रुपये पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है लोक जी। सूचना अधिकारी पे। हम ये जानते हैं कि इस देश में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद निश्चित रूप से सरकारों की पारदर्शिता और लोकतंत्र में जन भागीदारी बढ़कर सामने आई है, और उससे जिन सूचनाओं को छिपाकर दबाकर रखा जाता था, अब वो सूचनाएं आम व्यक्ति तक पहुंच पाती है। यदि कोई अफसर, यदि कोई नौकरशाह सूचना नहीं देना चाहे तो उस पर भी कानून है, उसकी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील करके उस पर कोस्ट भी लगाई जा सकती है। जैसे हमारे सिंह साहब ने बताया, बहुत विस्तार से इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार सूचना का अधिकार कानून बनने से लेकर जिस प्रकार आज अपने शिखर पर है, और इसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। इसके साथ ही जो आम व्यक्ति था, जो सरकारी ऑफिसेज में जाने से डरता था, जो समझता था कि यदि मैं सरकारी फाइल को छू लूँगा तो उसमें करंट मुझे भस्म कर देगा, वो आज 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर, एक सादा अर्जी पर सूचनाएं ले रहा है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सूचना के अधिकार कानून से आम व्यक्ति की शासन में भागीदारी बढ़ी है, और वो लोकतंत्र का एक प्रहरी के रूप में सजग हुआ है। उसे एहसास हुआ है कि इस देश के निर्माण में, इस देश के विकास में और इस देश को आगे बढ़ाने में मेरा भी योगदान है। उसे ये इल्म भी हुआ है कि इस देश में यदि कहीं भी कोई गड़बड़ है, चाहे वो गड़बड़ ग्राम पंचायत के स्तर पर हो या शासन के सर्वोच्च पद पर, वो आरटीआई के माध्यम से सूचना मांग सकता है। और जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने शासन का दुरुपयोग किया है, उनकी जानकारी लेकर आम आवाम को दे सकता है। निश्चित रूप से ये कानून भारत की इस विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ है। सिंह साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और बड़े ही विस्तार से और बड़े ही सदैव शब्दों में आपने जिस प्रकार इस सूचना के अधिकार कानून का विस्तार से हमें बताया, वो बहुत ही प्रशंसनीय और साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत आभार व अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद।